हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन जैन स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी विद पीस चैनल पर। तो हमने पिछली क्लास में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। उसके पतन के पश्चात जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था तो उसके बाद कई ऐसे छोटे बड़े शासक थे जिन्होंने अपने राज्य को विस्तृत करके छोटे छोटे राज्यों में स्थापित कर लिया। उसके बाद एक गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। गुप्त जी ने, जो गुप्त थे, उन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उनकी मृत्यु के बाद पश्चात तो उनके बेटे घटोत्कच ने शासन गुप्त वंश के शासक बने। फिर घटोत्कच की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक बने। अब हम आगे इस कहानी को बढ़ाते हैं और गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे से शुरू करते हैं। हम घटोत्कच के पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश के प्रथम शासक बने। उसे महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण थी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी राजनीतिक स्त्री को सुदृढ़ बनाया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी जिसका नाम कुमार देवी था, उससे विवाह किया और अपने राज्य को और भी सुदृढ़ किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने बंगाल, बिहार, अवध तथा प्रयागराज आदि क्षेत्रों को अपने अधीन करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त प्रथम उसने सन 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने सन 1935 तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही कुमार देवी के पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का शासक नियुक्त कर दिया था। अब आगे हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठे। ये निसंदेह एक महान विजेता थे। इन्होंने अपनी योग्यता तथा बाहुबल से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। प्रयागराज स्थित स्तंभ लेख में उनकी सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष कहकर प्रशंसा की गई है। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कला व साहित्य की उन्नति में भी अभूतपूर्व योगदान दिया और अपने साम्राज्य को और भी विस्तृत बना लिया। सबसे पहले गुप्त वंश की स्थापना किसने की? गुप्त ने की। गुप्त के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना और उसने भी गुप्त वंश को बहुत ही विस्तृत किया। उसके बाद घटोत्कच की मृत्यु के बाद समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, वो शासक बने और अपने साम्राज्य को और भी अधिक विस्तृत रूप दिया। उन्हें महाराज धीराज की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने अपने ही शासनकाल में अपने जीते जी ही अपना जो पुत्र था समुद्रगुप्त, उसको गुप्त वंश का शासक नियुक्त कर दिया गया और उसने भी महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की और कला साहित्य की उन्नति में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने बाहुबल से समस्त गुप्त साम्राज्य को और भी बड़ा रूप प्रदान किया। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त शासक बना। चंद्रगुप्त शासक बना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त शासक बना। 380 ईस्वी में शकों से अपमान
जनक संधि करने के कारण उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी थी और शासक बन गुप्त वंश के सिकुड़ते साम्राज्य को फिर से अपने पिता की तरह विस्तार देना शुरू किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त जो था वह शासक बना, लेकिन शकों के अपमानजनक संधि करने के बाद उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी और शासक बन गया। गुप्त वंश के सिकुड़ते हुए साम्राज्य यानी गुप्त वंश जो पतन के कगार पे खड़ा था उसको अपने पिता की तरह फिर से विस्तृत रूप उसने प्रदान किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विभिन्न शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। उसके अतिरिक्त उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध भी किए। इसी कारण उसकी ख्याति एक महान विजेता के रूप में दूर दूर तक फैल गई। किसकी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त की विजय की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में फैली वाहलिक जाति को पराजित किया। इस 7 शाखाओं में फैली विदेशी जाति थी, उसने उनका दमन करके पंजाब के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक वाहलिक जाति को पराजित करके उसकी आसपास की जो शाखाएं थी उनको भी अपने राज्य में मिला लिया। फहान एक चीनी यात्री था। वह भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को प्राप्त करने तथा आत्मा बुद्ध के विजय से संबंधित स्थानों की यात्रा करने के उद्देश्य से भारत आया था। एक चीनी यात्री था जिसका नाम था फहान। वह बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को प्राप्त करने तथा महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों की यात्रा करने के उद्देश्य से भारत आया। वह भारत में 1999 से लेके 414 ईस्वी तक रहा। उसने भारत से के संबंध में फोक वो की नामक एक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? फोक वो की नामक एक ग्रंथ लिखा। ये था चीनी यात्री। ये था चीनी यात्री। ये श्री कालिदास जी। कुमारगुप्त 414 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। वह पट्टम महादेवी ध्रुव देवी का पुत्र था। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की तथा अश्वमेध यज्ञ भी किया। कुमारगुप्त का सौभाग्य था कि उसे कोई भी युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। उसके शासनकाल में शांति, स्थिरता, सुव्यवस्था बनी रही। उसने विभिन्न प्रकार के सोने चांदी के सिक्के भी बनवाए। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने सन 455 ईस्वी में शासक किया। सन 455 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासन के अंतिम वर्षों में पुष्यभूतियों ने आक्रमण कर दिया था, लेकिन उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने उन्हें पूरी तरह से पराजित किया था। अब देखिए, कुमारगुप्त के बाद आता है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ तथा वीर योद्धा था।
वह अपने पिता के शासनकाल में ही पुष्यभूतियों के भयंकर विद्रोह को दबाकर अपनी वीरता का प्रमाण दे चुका था। उसके शासनकाल में बहुत ही ये यहाँ से रह गया है थोड़ा सा, मैं यहाँ से आगे बता देती हूँ। उसके शासनकाल में बहुत ही शांति और सुदृढ़ व्यवस्था थी, और उसने भी अपने शासनकाल में कई तरह के सिक्के बनवाए। ठीक है, चलिए। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए, इसके छोटे छोटे से पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त शासकों ने साम्राज्य को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधा। पूरे भारत में शांति एवं खुशहाली थी। विदेशी से भारत के अच्छे संबंध थे। गुप्त काल में भारत ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति की और पूरी दुनिया में भारत की समृद्धि का परचम लहराने लगा। आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, वाग्भट जैसे महान विज्ञानी गुप्त काल को विकास की चरम सीमा पर ले गए। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, देखो ये माइंड मैप है, इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बना दिया है, इसको देख लेना। देखो, प्रांतीय गवर्नर का विद्रोह, आंतरिक कलह, ये साम्राज्य का विशाल होना, उत्तराधिकारियों के नियम के अभाव, कमजोर उत्तराधिकारी, दंड व्यवस्था का उचित प्रबंध न होना, हूनों के आक्रमण, गुप्त काल के साम्राज्य के पतन के ये कारण थे। बस आज इतना ही था, ये गुप्त वंश हो गया। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, अगले नेक्स्ट चैप्टर पर कोई नया चैप्टर आएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जाने से पहले एक बात और कहूँगी, वीडियो को पूरा देखा कीजिए बिना स्किप किए। जब तक आप वो पूरी डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जाते हुए लाइक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।